Hello, my dear students. I welcome all of you to Aspire classes. Today we are going to discuss another important topic of electrostatics, and the topic name is electric field due to a uniformly charged solid sphere. Let's begin the session. जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है हमने, और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका रेडियस है r और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, वो है रो। और रो को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए ये जो रो है इसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज चार्ज इज क्यू, और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो इट विल बी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और इस स्फीयर का रेडियस जो है वो आर दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डिफरेंट पोजीशंस पर। एक बात यहां पर याद रखने वाली यह है कि ये जो सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, इट इज नॉन कंडक्टिंग, सर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा इससे। नॉन कंडक्टिंग होने का मतलब है कि अगर मैंने एक छोटा सा चार्ज उठा के यहां पर रख दिया तो वो चार्ज उधर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि अगर ये कंडक्ट कर रहा होता, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर आप कंडक्टर पर कहीं पर भी चार्ज रखो तो वो चार्ज उठ के सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, टू अटेन ए स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस केस में मैंने कहा कि ये जो सॉलिड स्फीयर है ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग इन द सेंस कि ये करंट को मूव होने नहीं देगा, ठीक है ना। यानी अगर मैं इस पे मान लेता हूं चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इस पे मैं चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ऐसे यूनिफॉर्मली मैं इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं हर जगह। इन चार्जेस में भी टेंडेंसी होगी कि ये एक दूसरे से दूर चले जाएं, लेकिन क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है तो यहां पर मूवमेंट ऑफ चार्जेस पॉसिबल नहीं है। यानी जहां पर हम चार्ज रखेंगे वो चार्ज वहीं पे ठहर जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ये सॉलिड स्फीयर है इसमें ये चार्ज पूरे मास में पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर यही स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो क्या होता उस केस में? ये जो चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया इसके पूरे वॉल्यूम में, वो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता, और उस केस में ये सॉलिड स्फीयर एक्ट करता है एज ए शेल। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि शेल क्या होता है कि जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता, ठीक है ना। तो इस केस में याद रखिए बेटा कि ये जो हमने स्फीयर लिया हुआ है इट इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब हमें निकालना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीन पॉसिबल केसेस हैं। पहला पॉसिबल केस है एक एक्सटर्नल पॉइंट पर, यानी इस स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पर, ठीक है ना। दूसरा एक सरफेस वाले पॉइंट पर, यानी इस सरफेस के किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो एक एक करके हम इन तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। केस वन होगा when r greater than r, यानी जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये जो r होगा स्मॉल r, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड दिस पॉइंट, दिस r इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ऑब्वियस सी बात है r ग्रेटर देन कैपिटल R इट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, इट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। गुड इनफ। चलिए, मैंने आपको कल एक स्टेटमेंट लिखाया था कि फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, आई होप यू रिमेंबर दिस, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट a uniformly charged sphere acts as a point charge, placed at center of the sphere, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? देखिए, कंसिडर ये है जो सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, ये है वो सॉलिड स्फीयर जो ना यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, और इसका रेडियस कितना है? इसका चार्ज डेंसिटी है रो एंड रेडियस है आर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट है जो कि बाहर खड़ा हुआ है सरफेस से, और जहाँ तक की डिस्टेंस है आर,
स्मॉल आर एंड आर इज ग्रेटर देन आर, मुझे बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस स्टेटमेंट के हिसाब से इस एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, इसको कैसा नजर आएगा ये सॉलिड स्फीयर, इसको नजर आएगा एज ए पॉइंट चार्ज। क्या नजर आएगा? पॉइंट चार्ज। कहां पर रखा हुआ? इस स्फीयर के सेंटर पर। यानी ये जो पॉइंट यहां पर है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके लिए ये जो स्फीयर है चार्ज, इट इज नथिंग बट ए पॉइंट चार्ज, जिसका चार्ज क्यू। अगर इस स्फीयर का चार्ज है क्यू, तो इस पॉइंट चार्ज का भी चार्ज कितना होगा? क्यू। और ये पॉइंट है आर डिस्टेंस दूर। और हमें पता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सर ये तो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट ए पॉइंट पी जो कि आर डिस्टेंस दूर है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये जो आर कैप है, आर कैप हमें कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस रेडियस वेक्टर। और इसको मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, यानी एक सॉलिड स्फीयर की वजह से एक बाहर वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जितना एक पॉइंट चार्ज की वजह से होगा। और वो पॉइंट चार्ज कहां पर प्लेस्ड होगा? सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आप अच्छे से एक बार समझ लो, एक बार इसको अच्छे से याद कर लो। तो ये हो गया हमारा पहला केस कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। यहीं पे मैं आपको इसका सरफेस वाला पॉइंट भी बता देता हूं। सरफेस के लिए क्या होगा? ये जो स्मॉल आर है, अगर मैं यहां पे आपको बता दूं फॉर सरफेस पॉइंट, फॉर ए सरफेस पॉइंट, यानी अगर एक पॉइंट सरफेस पर है, मान लीजिए यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो ये सरफेस वाले पॉइंट कितना दूर है सेंटर से? सर रेडियस डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर। तो फॉर ए सरफेस पॉइंट ये जो स्मॉल आर है, इसकी वैल्यू तो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस किसके बराबर होगा? इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल आर की जगह आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर। सो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर एट अ सरफेस पॉइंट। चलिए, ये दो केसेस तो कंपैरेटिवली काफी इजी हैं। ये कंसेप्ट आप समझ लो, इससे दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है एक इंटरनल पॉइंट की। मान लो यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहां पर जो डिस्टेंस है सेंटर से वो तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर होगा। अगर आपको याद हो, शेल के केस में मैंने आपसे कहा था कि इंटरनल किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों जीरो था? क्योंकि सर अंदर तो शेल के केस में कुछ चार्ज था ही नहीं। अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते थे उसके अंदर, तो उस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज ही नहीं था। तो अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन अभी तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अब चार्ज प्रेजेंट है किसी भी इंटरनल पॉइंट पर, तो अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ठीक है ना? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब मैं यहां पर इसको लिखता हूं केस टू। केस टू क्या होगा? व्हेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ एन इंटरनल पॉइंट। चलिए देखिए, बेटा, यहां पर मैंने एक स्फीयर लिया हुआ है, यही स्फीयर जो हमने अभी कंसीडर किया था क्वेश्चन में। और इस स्फीयर का रेडियस कितना? इस स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, इसका चार्ज डेंसिटी कितना? रो, इसका रेडियस है आर, और इस पे टोटल चार्ज कितना है? क्यू। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, एक पॉइंट पड़ा हुआ है यहां पर, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पॉइंट पर कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना? देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इस पॉइंट के थ्रू मैं एक स्फीयर ऐसे ट्रेस कर रहा हूं, इस तरीके से मैं एक स्फीयर इसके थ्रू ट्रेस कर रहा हूं। किसके थ्रू? इस पॉइंट के थ्रू, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
यहां पर एक पॉइंट आप याद रखिए बेटा, ये जो मैंने ये डॉटेड स्फीयर बनाया ना, इस डॉटेड स्फीयर के लिए, इस छोटे स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इट विल एक्ट एज अ सरफेस पॉइंट। जरा ध्यान से देखिए, ये जो मैंने ये डॉटेड वाला सरफेस बनाया और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये जो पॉइंट है ये क्या एक्ट करेगा इस डॉटेड स्फीयर के लिए, इस डॉटेड स्फीयर के लिए एक्ट करेगा एज ए सरफेस पॉइंट। और हमें तो अभी तक हमने देखा कि एक सरफेस पॉइंट के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यानी अगर मुझे किसी तरह से इस छोटे स्फीयर का, इस डॉटेड स्फीयर का मुझे पता चल जाए, क्या इस डॉटेड स्फीयर का मुझे पता चल जाए चार्ज, अगर मुझे किसी तरह से इसका चार्ज पता चल जाए तो दिस पॉइंट विल एक्ट एज ए सरफेस पॉइंट फॉर दिस स्मॉलर स्फीयर। और सरफेस पॉइंट के लिए तो हमें निकालना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा पहला कंसर्न क्या होगा, इस छोटे से स्फीयर का चार्ज निकालना। देखते हैं, पहले तो आप मुझे बताइए कि जो हमें गिवन है, ये जो बड़ा स्फीयर है, इसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, रो, और रो किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक है ना। अब अगर मैं चाहूं इस छोटे से स्फीयर का चार्ज निकालना, तो ये किसके बराबर होगा, रो टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉलर स्फीयर। और इस स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। ये भी तो स्फीयर ही है ना, ये डॉटेड, ये भी तो एक छोटा स्फीयर ही है जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो अगर मुझे इस स्मॉल r का चार्ज निकालना है, मैं कहता हूं इसका चार्ज जो है वो है dq। तो ये dq किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा रो टाइम्स, यानी जो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉलर स्फीयर, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर। चलिए अब देखते हैं ये dq होगा कितना। ये चार्ज जो है ये किसके बराबर होगा, रो किसके बराबर है, रो तो है Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या होगा, इट विल बी 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। अब यहां से क्या कटेगा, 4/3 पाई, 4/3 कट, तो हमें जो चार्ज मिला किसका, छोटे से स्फीयर का, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा QR क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। ये देखिए 50% ऑफ आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब अगर मेरे पास इस छोटे से स्फीयर का चार्ज पता है, ठीक है ना, अब अगर मुझे पता है कि इस छोटे से चार्ज का, अब अगर मुझे पता है इस छोटे से स्फीयर का चार्ज कितना है, तो ये देखिए इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज होगा कैपिटल Q स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। और ये जो पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इट विल एक्ट एज अ सरफेस पॉइंट। और आप मुझे बताइए सरफेस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट P, इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट P। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहूं, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट P, अगर मैं यहां कैलकुलेट करना चाहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये याद रखना बेटा, ये जो पॉइंट P है ये एक इंटरनल पॉइंट है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इस डॉटेड स्फीयर के सरफेस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वो कितना होता है, वो होगा K, चार्ज कितना इस पे dq, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और रेडियस कितना यहां पर स्मॉल r का स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है ना। इस EP की जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड P पे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये देखिए बेटा, ये पॉइंट P इस बड़े स्फीयर के इनसाइड में, तो ये EP इनसाइड किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा K, dq किसके बराबर आया, ये देखिए QR क्यूब बाय R क्यूब, QR क्यूब डिवाइडेड बाय R क्यूब, और खुद का ये R स्क्वायर तो है ही, तो यहां से ये R स्क्वायर और यहां से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसके बराबर आया, ये बराबर आया KQR डिवाइडेड बाई R क्यूब। ये हो गया इसका एक फॉर्म, ये हो गया इसका एक फॉर्म हमारे आंसर का। एक और फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस K के बदले में ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, K के बदले में ऐसे लिख दूं, देखो QR को ऐसे ही रखो, K के बदले में लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R क्यूब आ जाएगा।
ठीक है ना। अगर बेटा मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूं, कोई मसला तो नहीं है यहां पर, तो क्या होगा, ये बन जाएगा Q चार्ज डिवाइडेड बाई, और अब ये देखिए 4/3 पाई और r क्यूब, चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये तो रो है, तो हमें यहां पर मिल जाएगा रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट विल बी लाइक दिस, यानी इट विल बी अलोंग r, तो मैं यहां पे लिख दूं r वेक्टर, यानी अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इट विल बी अलोंग द r वेक्टर। और बाद में हमें पता ही है ये जो ये r वेक्टर है ये किसके बराबर होता है, देखिए बेटा ये r कैप किसके बराबर होता है, r कैप बराबर होगा r वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा क्या, देखिए इस r, ये बन जाएगा रो r डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इस r वेक्टर की जगह आएगा, सॉरी r कैप की जगह आएगा r वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, ये r और ये r कैंसिल, सो आवर फाइनल आंसर इज हाउ मच, आवर फाइनल आंसर इज रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r वेक्टर, एंड दिस इज आवर आंसर। बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आया यहां पर, ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, बड़े सारे। एक तो हम रिमेंबर करेंगे ये वाली चीज KQR डिवाइडेड बाई r क्यूब, और अगर वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो वी विल रिमेंबर व्हाट, रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r वेक्टर, ठीक है ना। अब अगर मैं इसी बात को बेटा समराइज करना चाहूं तो इसको मैं समराइज कैसे करूं, पॉइंट नंबर 1, अगर हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, और वो भी नॉन कंडक्टिंग, तो उस केस में क्या होगा, फॉर r ग्रेटर देन r, यानी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट की बात करेंगे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है ना, या ज्यादा से ज्यादा मैं वेक्टर फॉर्म के लिए r कैप लिख दूं, तो ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा KQ डिवाइडेड बाई r क्यूब r वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म की बात है, अब आपको आता है वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और अगर मैं एक सरफेस पॉइंट की बात करूं, यहीं पर बता देता हूं, अगर मैं बात करूं एक सरफेस पॉइंट की, तो सरफेस पॉइंट के लिए क्या होगा, ये जो स्मॉल r है इसको रिप्लेस कर दो कैपिटल R से, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी KQ डिवाइडेड बाई r क्यूब, और ये जो डायरेक्शन है वो तो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा, अब एक इंटरनल पॉइंट के लिए, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इंटरनल पॉइंट देखना चाहो तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है KQ स्मॉल r है सेंटर से लेकर उस इंटरनल पॉइंट की डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाई कैपिटल R का क्यूब, ठीक है ना, KQR डिवाइडेड बाई R क्यूब। देखिए यहां पे मैंने आपको ये डिराइव करके दिया था KQR डिवाइडेड बाई R क्यूब, ठीक है ना। अब अगर इसी चीज को मुझे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सीधी सी बात है, यहां पर मैं r कैप लगा देता हूं, क्योंकि हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो इट विल बी अलोंग द r वेक्टर, अगर ये नेगेटिवली तो फिर ये तब भी अलोंग द r वेक्टर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट किसके बराबर, KQ डिवाइडेड बाई r क्यूब r वेक्टर, क्योंकि जब r कैप को मैं r वेक्टर बाय r लिखूं, ये r और r कट हो जाएगा। इसी को मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r वेक्टर, ठीक है ना। तो अभी तक हमने समराइज कर दिया इन सारी चीजों को, ठीक है ना बेटे। चलिए अब एक और काम करते हैं, फाइनली समराइज तो हो गया ये, अब इसको प्लॉट भी कर देते हैं, देखिए
ये मान लेता हूं मैं सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं और ये तो रेडियस एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस है, और यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं R इक्वल टू कैपिटल R, यानी ये सरफेस पॉइंट की बात हो रही है। ये वाला रीजन क्या होगा फिर, ये वाला रीजन जो है यहां पर, ये वाला रीजन, दिस विल बी नथिंग बट R लेस देन कैपिटल R, और ये बाकी वाला रीजन क्या होगा, R ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि सरफेस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, देखिए सरफेस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और किसी भी इंटरनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, किसी भी इंटरनल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था KQR डिवाइडेड बाई RQ, ये हमें मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है ना। अगर आप देखिए ये K तो कांस्टेंट है, इस सॉलिड स्फीयर के लिए Q भी कांस्टेंट है, ये रेडियस भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज इट वेरीज लीनियरली विद R। जैसा जैसा R बढ़ता जाएगा, कहां तक, जब तक ये स्मॉल r कैपिटल R तक बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लीनियरली बढ़ता जाएगा। तो यहां पर मेरा एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से कुछ ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से कुछ ग्राफ बन जाएगा। सेंटर ऑफ द स्फीयर से रेडियस तक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लीनियरली ग्रो करेगा। लेकिन आउटसाइड पॉइंट के लिए हमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही था जैसा एक पॉइंट चार्ज के लिए होता था। तो अगर मैं ई आउट की बात करूं तो ई आउट बराबर आएगा KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। ये KQ तो कांस्टेंट है लेकिन ये R वेरी करेगा, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन आउटसाइड पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूं कि जब भी एक पैरामीटर दूसरे पैरामीटर के इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इट इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पे ये जो ई आउट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये रहा पूरा जो ग्राफ है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर एट एन इंटरनल पॉइंट, ऑन ए सरफेस पॉइंट एंड ऑन एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना। आई होप यू गॉट ऑल दीज थिंग्स। चलिए चलिए बेटा एक एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए कह रहा है कि वी हैव ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R एंड चार्ज डेंसिटी रो। चलिए देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना गिवन है, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस, जस्ट ए सेकेंड, ओके लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। तो हमें एक सॉलिड स्फीयर गिवन है ऐसे, जिसका रेडियस है कितना R, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस है R, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना गिवन है, रो, ठीक है ना। एंड वी नो दिस रो इज, ये रो क्या होता है, रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो 4/3 पाई R क्यूब, ये रो होगा। हमें पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पर, R/2 0, यानी हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। देखिए बेटा अगर यहां से लेकर यहां तक ये R है तो R/2 कितना होगा, आधा इसका। तो हमें एक्स एक्सिस में भी, देखिए एक स्फीयर क्या होता है, एक 3D फिगर है, तो हमें सेंटर से एक्स एक्सिस में R/2 जाना है, वाई एक्सिस में R/2 जाना है और जेड एक्सिस में 0। तो ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट जो गिवन है हमें वो है कौन सा, R/2, R/2, R0। मैं पहले देखूंगा कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर से कितना दूर है, 0,0,0 से कितना दूर है। तो हमें पता है अगर मुझे देखना है ये डिस्टेंस कितनी होगी, इट विल बी, सीधी सी बात है, √ऑफ R/2। देखिए यहां पर कहीं पर होगा R/2, 0, और यहां कहीं पे होगा सेंटर 0,0,0। तो अगर मुझे देखना है ये डिस्टेंस कितनी है, इट विल बी √ऑफ R/2 - 0 का स्क्वायर,
प्लस r/2 माइनस 0 का स्क्वायर, अगेन r/2 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 टाइम्स r/2 का स्क्वायर, सो इट विल बी √2 टाइम्स r/2, √2 टाइम्स r/√2। तो ये जो √2 है ये होता कितना है, ये लगभग 1.4 होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, तो ये लेस देन आर होगा। क्यों लेस देन आर होगा, 1.4 डिवाइडेड बाई 2 विल 0.7, तो 0.7 आर कितना हुआ, लेस देन आर। यानी ये जो पहला केस है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल पॉइंट, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल पॉइंट। और हमें पता है इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इन इट इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर, अब मुझे ये आर वेक्टर भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, कर लेते। आर वेक्टर क्या होगा, देखिए ये जो आर वेक्टर है, इट इज नथिंग बट दिस x2 माइनस x1 आई कैप, यानी r2 r डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 आई कैप, तो ये आई कैप बन गया, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, वो फिर से बन जाएगा r2 जे कैप, और z के लिए 0 माइनस 0, वो तो 0 ही रह गया, तो ये आ गया हमारे पास r वेक्टर भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 कितना होगा, इट विल बी रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो r वेक्टर है ये कितना है, r वेक्टर है r/2 आई कैप प्लस r/2 जे कैप। क्वेश्चन नंबर 1 डन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हमें पूछ रहा है पॉइंट नंबर 2। पहले तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट नंबर 2 जो है ये इंटरनल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, या कुछ और सरफेस पॉइंट है। चलिए देखते हैं। देखिए ये जो पॉइंट नंबर 2 है इसके क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है, r/2 r/2 r/2, यानी अब तीसरा पॉइंट भी r/2 होगा, और ओरिजिन तो है ही 0 0 0। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, फिर से बन जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर r/2 माइनस 0, फिर से r/2 माइनस 0, तो ये बन जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया डिस्टेंस बन गया √3 टाइम्स r/2, √3 टाइम्स r/2। और ये √3 कितना होता है, √3 तो होता है 1.7 के आसपास, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, ये आ गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को सॉल्व करो, कितना आएगा, इट विल बी 0.28 16 0.85 आर, यानी अगेन लेस देन आर, फिर से लेस देन आर की बात हो रही है। अब फिर से बताइए, अगर लेस देन आर है, अगर लेस देन आर है तो बताइए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन एट एन इंटरनल पॉइंट, और ये जो इंटरनल पॉइंट है ये होगा रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर। अब बनाइए यहाँ से आर वेक्टर, इजी सी बात है, यहाँ से जो आर वेक्टर आएगा वो होगा r/2 आई कैप प्लस r/2 जे कैप प्लस r/3 के कैप, ठीक है ना। ये आ गया ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा, इट विल अगेन बी एन इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 पर। लेट्स सी कि पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है। पहले हम पार्ट नंबर 3 के लिए ये देखेंगे क्या ये इंटरनल पॉइंट है या एक्सटर्नल पॉइंट है। तो देखिए पार्ट नंबर 3 के लिए क्या डिस्टेंस होगा, अब यहां पर r/2 नहीं r है, r/2 नहीं r है, r/2 नहीं r है। चलो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूं। मान लेते हैं कि यहां कहीं पर हमने ये पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है r, r, r। तो डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी r² प्लस r² प्लस r²। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, दिस इज हाउ मच, दिस इज √3 टाइम्स r। और हमें पता है √3 कितना होता है, √3 तो होता है 1.7, यानी ये 1.7 है, मीन्स डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सटर्नल पॉइंट, वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहां पे आप लिखोगे वी आर टॉकिंग ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए केस नंबर 3 यहां पे लिखेंगे।
एक्सटर्नल पॉइंट के लिए तो ई आउट आएगा। और मेरे बेटे मैंने आपको अभी लिखाया हुआ है कि फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट ए सॉलिड स्फीयर विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, वो बराबर होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में होता है ये, आर कैप की डायरेक्शन में होता है। इसको हम कैसे फर्दर रिजॉल्व करेंगे, इसको ऐसे रिजॉल्व करेंगे के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमें हमारे पास आंसर आ जाएगा ई आउट। देखिए ई आउट किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास गिवन है ना रो, तो हमें किसी तरह से आंसर आना चाहिए रो में। अगर आपके पास क्यू चार्ज है, आपके पास रो है, या आपके पास रेडियस गिवन है, अगर ये तीनों चीजें हैं ना तो हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रो बराबर है चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। फिलहाल हम इसी में आंसर लिख लेते हैं। आंसर होगा के क्यू डिवाइडेड बाई, देखिए बेटा ये आर कितना आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना आया था 1.7 आर या √3 आर। तो मैं ऐसे लिख दूंगा इस पे ऐसे लिख दूंगा √3 आर, इसका क्यूब आएगा और आर वेक्टर साथ में होगा। और आर वेक्टर बताइए यहां पर कितना होगा, आर वेक्टर यहां पर होगा आर आई कैप प्लस आर जे कैप प्लस आर के कैप, ठीक है ना। अगर हम फर्दर इसी चीज को किस में लिखना चाहे इन टर्म्स ऑफ रो, तो मैं के की जगह लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चलो मैं दिखा देता हूं, देखिए अगर मैं इसको फर्दर लिखना चाहूं, देखिए इस के बदले में लिख सकता हूं, के के बदले में लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बदले। ये देखिए क्यू ऐसे ही रहेगा, क्यू ऐसे ही रहा, और डिवाइड बाई क्या होगा आर स्क्वायर आर कैप, आर कैप को यहां पे रखो और ये होगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बेटा मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4/3, ये बन गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला पार्ट 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्यू। तो क्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आपके पास फिर से रो आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए इस स्मॉल आर को हम इन टर्म्स ऑफ ये लिख सकते हैं √3 आर। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर इन टर्म्स ऑफ रो। तो इतना मैथमेटिक्स तो आपको आता है कि ये कन्वर्जन आप कर सको, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप प्रॉब्लम देख लीजिए कि हमारे पास ये 3 पॉइंट गिवन थे, तो हमें बस पहले ये देखना था कि इंटरनल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है या सरफेस पॉइंट है, और बाकी जो चीज़ें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है इंटरनल पॉइंट पर भी, सरफेस पॉइंट पर भी और एक्सटर्नल पॉइंट पर भी, ठीक है ना। चलिए